नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम एवं शिक्षण विषय के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग का अध्ययन करेंगे। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने गहने की आर्ट सीखने की जटिलता में बढ़ती हुई श्रेणियाँ या सीखने के प्रकारों का वर्णन किया। उसी में आगे बढ़ते हुए हम संक्षेप में गहने द्वारा दिए गए 5 प्रकार के सीखने का वर्णन कर सकते हैं। शाब्दिक सूचना दक्षता, यह दक्षता सूचना के पुनः स्मरण की ये किसी भी विषय को याद रखने के लिए विकसित करनी चाहिए। बौद्धिक दक्षता, ये बहुत महत्वपूर्ण दक्षता है। इसमें वातावरण की धारणा, विभिन्न वस्तुओं में विभेद, अवधारणाओं की समझ, विभिन्न वस्तुओं में संबंधों के अवलोकन की कुशलता शामिल होती है। इस वर्ग में पढ़ने लिखने, गणित इत्यादि की योग्यताएं भी शामिल हैं। यह योग्यताएं साधारण से जटिल तक फैली होती हैं। गतिगामी दक्षता, यह दैहिक कुशलता है। यह दैहिक गतियों के निष्पादन को शामिल करती है। अभिवृत्तियाँ, हमारी अभिवृत्तियाँ हमारी सीखने की अभिप्रेरणा पर गहरा प्रभाव डालती हैं और ज्ञानात्मक कौशल में सीखने वाले की चिंतन, स्मरण और सीखने की योग्यताएं आती हैं। यह एक लंबी अवधि में प्राप्त की जाती हैं। गहने की सीखने संबंधी विचारधारा का शिक्षण में बहुत महत्व है। शिक्षण देने में हमें ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी कोई नया अंतिम व्यवहार उस समय तक नहीं अर्जित कर सकता जब तक वह पूर्वापेक्षित योग्यताएं विकसित नहीं कर लेता। शिक्षण सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। शिक्षण देने से पहले विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भेद, तत्परता, अभिप्रेरणा इत्यादि की सूचना प्राप्त कर लेनी चाहिए। अब जानते हैं अधिगम के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। शिक्षण से सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए प्राचीन काल से ही समय समय पर इस क्षेत्र में अनेक अनुसंधान कार्य हुए और अनेक शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, जिसमें से प्रमुख सिद्धांत क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। बालक स्वभाव से ही क्रियाशील होते हैं क्योंकि बालकों में कुछ आंतरिक शक्तियां सन्निहित होती हैं जो बालकों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इसलिए कक्ष या क्लासरूम के अंतर्गत छात्रों को क्रियाशील बनाए रखने के लिए कार्य करने के अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए। इससे छात्र कक्षा में सक्रिय रहेंगे और क्रिया द्वारा सीखा गया ज्ञान अधिक स्थायी होगा। करके सीखने से कक्ष की नीरसता समाप्त होती है और छात्र थकान का अनुभव नहीं करते हैं। सभी मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद इस विषय में एकमत हैं
कि छात्र को सबसे उत्कृष्ट सीखना करके सीखने में ही होती है। अतः शिक्षक को चाहिए जहाँ तक संभव हो सके उसे पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। जैसा कि रायबर्न ने कहा कि छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण में सर्वाधिक महत्व रखता है। अगला आता है प्रेरणा का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा का सिद्धांत शिक्षण अधिगम में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रेरणा का सिद्धांत सीखने का सशक्त आधार है। इससे छात्रों में शिक्षण अधिगम विषय के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाने पर छात्र विषय वस्तु को आसानी से समझ लेते हैं। शिक्षण अधिगम में अधिकांश विषय वस्तु तथ्यों और घटनाओं से परिपूर्ण है, जिसके जानने और समझने के लिए छात्रों में सदैव उत्सुकता बनी रहती है। उत्सुकता के वशीभूत छात्रों को प्रेरित कर देने मात्र से ही शिक्षक अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल हो जाती है, क्योंकि बाद में छात्र शिक्षण या टीचिंग में स्वयं रुचि लेते हैं, विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके साथ ही स्वाध्याय या सेल्फ स्टडी द्वारा सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मन के शब्दों में शिक्षक जो छात्रों को सीखने की इच्छा से प्रेरित किए बिना सिखाने का प्रयत्न करता है, वह ठंडे लोहे को पीटने के समान है। किसी भी सीखने की प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस में प्रेरणा या मोटिवेशन का विशेष महत्व है। कुशल अध्यापक का काम एक या अनेक पद्धतियों से छात्रों को विषय वस्तु की ओर प्रेरित करना है। कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने तो यहाँ तक कहा है कि शिक्षक को वास्तविक कार्य छात्रों की विषय वस्तु में रुचि या प्रेरणा प्रदान करना ही है। अगला सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में रुचि के सिद्धांत पर अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि छात्र उन्हीं कार्यों को करना पसंद करता है जिनमें उसकी रुचि होती है। अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक को अनेक साधनों एवं उपकरणों का उपयोग करके अपने शिक्षण को रोचक और प्रभावपूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए। कक्षा शिक्षण के समय से कुछ कटौती करके छात्रों को उनकी रुचि की क्रियाओं जैसे मॉडल, चित्र, चार्ट, समय रेखा एवं मानचित्र आदि बनाने, भ्रमण और किसी भौगोलिक एवं ऐतिहासिक स्थल का निरीक्षण करके अवसर प्रदान करने चाहिए, जिससे प्रेरणा और रुचि क्रिया शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक और छात्र दोनों ही अभिप्रेरित होकर रुचिपूर्वक कार्य करते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक सजीव और प्रभावशाली होती है। अगला है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिंग विद लाइफ। शिक्षा स्वदेशी प्रक्रिया है जो छात्र को जीवन यापन के लिए प्रशिक्षित करती है।
इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को भी जीवन से संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए। रायबर्न के अनुसार उस संपूर्ण परिस्थिति का जिसमें छात्र अपने विद्यालय को पाता है, जीवन से जितना ही अधिक होगा उतना ही अधिक सफल और स्थायी उसका सीखना होता है। अगला है आवृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन। शिक्षक को कक्षा में आवश्यकता अनुसार अच्छे अधिगम हेतु पाठ की पुनरावृत्ति करनी चाहिए। पुनरावृत्ति से अभ्यास होता है और अभ्यास से उत्तम अधिगम होता है। यह सर्वविदित तथ्य है कि यदि अर्जित ज्ञान का अभ्यास एवं पुनरावृत्ति की जाए तो छात्र सरलता से याद रख सकते हैं। अतः शिक्षण प्रक्रिया में अभ्यास और पुनरावृत्ति को अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार यह ज्ञात करना चाहिए कि जो छात्र को ज्ञान प्रदान किया गया है वह उसने किस सीमा तक ग्रहण किया है। शिक्षक पाठ समाप्ति के बाद छात्रों से प्रश्न पूछता है। यदि छात्र सही उत्तर देते हैं तो अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को उचित माना जाता है। छात्रों को पाठ पढ़ाने के बाद पुनरावृत्ति या रिपीटेशन का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे स्थायी विचार मस्तिष्क में बन सकें। स्थायी विचार ही ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं। तो ये थे अधिगम के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। धन्यवाद।